हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और दुरुस्त होंगे। ठीक है, हम लोग जो भी लोग ग्रुप डी की परीक्षा देने जा रहे हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ग्रुप डी का जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें हमने कुछ क्वेश्चनों को छांटा है जिस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं उसी के बेसिस पे। तो आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा। हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एक नन्हा मुन्ना सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य जो है कि 72.5 दे रखा है, 72.5 दे रखा है। अब देखिए, कह रहा है कि बाद में यह पता चला कि गलती से एक छात्र के अंक जो है कि 84 थे और 84 की जगह 48 लिख दिया गया। एक छात्र जो 84 नंबर पाया था उसके जगह पे उसको 48 नंबर दे दिया गया। तो जाहिर सी बात है औसत कम हो जाएगा। तो कह रहा है कि जो गड़बड़ा गया है तो सही औसत आपको बताना है। सवाल को पहले समझ लेते हैं कि 40 गो छात्र थे, 40 छात्र थे, इन्होंने कुछ नंबर पाया था जिसका एवरेज ले लिया गया था। एवरेज कितना था तो 72.5 था। ठीक है, 40 छात्रों का औसत 72.5 था। अब कह रहे कि कोई स्टूडेंट था जिसने पाया तो था 84 नंबर, लेकिन गलती से क्या किया गया कि इसको 48 पढ़ लिया गया। 84 को 48 पढ़ लिया गया, यानी ज़्यादा होना चाहिए था, कम हो गया। तो जाहिर सी बात जब नंबर ज़्यादा था कम हो गया तो एवरेज भी ज़्यादा होना चाहिए जो कि कम है। तो कह रहा है कि जो असली औसत है वो क्या होगा। तो इसको लगाने का सबसे आसान तरीका क्या है, तो आप देखेंगे कि गैप कितना है, यानी कि गड़बड़ाया है नंबर तो कितना गड़बड़ा गया है। तो 84 और 48 के बीच में देखेंगे अंतर कितने का है। तो 84 48 दो कितना होता है 50, 30, 80 और 4 84 होता है। तो 36 नंबर यानी कि कम हो गया था। 84 की जगह 48 लिखा गया तो 36 नंबर उसका कम लिख दिया गया था। अब देखिए, चूंकि अब 36 तो इसमें जोड़ेंगे नहीं क्योंकि हमको औसत जोड़ना है। तो औसत निकालने का कौन सा फॉर्मूला है, तो 40 में जो छात्र थे, 40 में जो छात्र थे इस 36 में पहले भाग देकर हम औसत निकालेंगे, क्योंकि ये योग है, अंकों का योग है और ये छात्रों की संख्या है। तो जब योग में संख्या से भाग देते हैं तो हमारा औसत प्राप्त होता है। अब इसको आप अगर काटेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.9। 36 को 40 से काटिए, क्योंकि 4 से काटेंगे तो 4 धाम 40 आएगा और 4 9 36। तो 9 आप 10 का मतलब होता है 0.9। तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.9। लेकिन ये तो हो गया औसत, यानी कि औसत इतना गड़बड़ा गया था। तो अब देखना ये कि आपको ये औसत कम हुआ था कि ज़्यादा हुआ था। तो 84 की जगह 48 लिखा गया था, यानी कम हुआ था। तो जो असली औसत क्या होगा तो 72 में इतने को जोड़ना पड़ेगा। तो 72.5 में कितना जोड़ना है तो 0.9 जोड़िए। 72.5 में अगर 9 जोड़ेंगे, पॉइंट में 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो आप कहेंगे कि 9 और 5 कितना होता है, आप कहेंगे 14। हाथ में आया एक, हासिल एक बचा, तो एक यहाँ पे जुट जाएगा। तो 2 है और यहाँ से 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और 7 का 7 रहेगा। तो 73.4 हमारा जो है कि असली जो है कि औसत हो जाएगा। आए बस, ये लगातार जो कि शिफ्ट में रिपीट करता है। देख कर कि वो कंपनी ABC है, इसमें साझेदारी कंपनियों ने, है ना, कि 1,20,393 रुपये का मुनाफा अर्जित किया, जिसे ABC में 5, 3 और 1 के अनुपात में बांट दिया गया। तो कह रहा है कि अब B का कितना हिस्सा मिला। समझिए क्वेश्चन को। कोई कंपनी है ABC, इसमें 3 लोग जो है कि हिस्सेदारी हैं और इनका जो मुनाफा हुआ है वो कह रहा है कि 1,20,393 रुपये का हुआ है। ये तो है 1,20,393 रुपये का मुनाफा हुआ है। लेकिन ये तो मुनाफा हुआ है पैसे में। अब अनुपात में भी मुनाफा दे दिया है, कितने का तो 5 का, 3 का और 1 का, यानी अनुपात में इन तीनों का जो है मुनाफा हुआ है 5 संबंधित 3 संबंधित 1 का। जबकि टोटल योग में पैसे में कुछ कितना मुनाफा हुआ है तो कहेंगे 1,20,393 रुपये। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये भी मुनाफा है और ये भी मुनाफा है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। ठीक है, तो अनुपात में देखिए मुनाफा कितना हो जाएगा, 5, 3, 8, 1, 9,
यानी अनुपात में 9 मुनाफा हो जाएगा, जबकि रुपया में कितना है इतना। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, क्योंकि दोनों मुनाफा है तो आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि जो बी का हिस्सा था वो अकेले बी का हिस्सा हमको निकालने के लिए कह रहा है। तीनों का निकालने के लिए कहता तो तीनों का तो इतना है, लेकिन इसमें से एक का कह रहा है और किसका कह रहा है बी का कह रहा है। तो बी का हिस्सा कितना है देखेंगे तो अनुपात में 3 है। तो अनुपात 9 का मान अगर इतना मिल गया तो अनुपात 3 का मान हम निकाल लेंगे आराम से। अगर हम कहें कि अनुपात 1 का मान क्या होगा तो 9 में से क्या करेगा भाग दे देगा, यानी 1,20,393 में 9 भाग दे देगा तो यहाँ पे 1 अनुपात का मान आ जाएगा। अब देखिए जब अनुपात 1 का मान इतना आ गया तो अनुपात 3 का मान निकालना कितना था, क्या करेंगे 3 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे। 3 से क्या करेंगे, चूंकि बी का हिस्सा निकालना है ना, सिंगल हिस्सा निकालना है, सबका निकालना नहीं है, सबका तो इतना है, लेकिन इसमें से सिर्फ 3 का हिस्सा निकालना है, यानी बी का हिस्सा निकालना है। तो बी का हिस्सा कितना है तो आप देखेंगे तो अनुपात में 3 है, तो अनुपात 3 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे। अब इसको काटिए, 3 एकम 3, 3 3 का कितना हो जाएगा 9, और 3 से इसको काटेंगे तो 40 3 होता है, 40 3 होता है 120, और 3 एकम 3, 3 तरीके हो गया 9, फिर 3 एकम 3, यानी 40,131 रुपये किसका हिस्सा हो जाएगा। इसमें से पूरा टोटल इतना है, लेकिन इसमें जो बी का हिस्सा होगा वो कितना होगा तो 40,131 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 40,131 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है। कह रहा है कि निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो समान दर पर जो है कि इसी राशि का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखिए सवाल कह रहा है कि कोई राशि है, वो कह रहा है कि 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। कोई भी राशि 8 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। साधारण ब्याज की बात हो रहा है यहाँ पे, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, साधारण ब्याज है। तो 8 वर्ष में अगर 3 गुना हो जाती है तो पूछ रहा है कि कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगी, कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगी। तो इसको लगाने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि जो भी डाटा दिया है तो इसी में से हम लोग क्या करते हैं, जो नीचे का जो है गुना गुनी में दिया है, नीचे का उसको ऊपर लिखेंगे, नीचे जो गुना में है उसको ऊपर लिखेंगे, ऊपर जो गुना में है उसको नीचे लिखिए, नीचे वाले को ऊपर लिखेंगे, ऊपर वाले को नीचे लिखेंगे। अब दोनों में से एक एक घटा दीजिए, दोनों में से क्या कीजिए एक एक घटा दीजिए, यानी 5 में से 1 घटा के लिखिए, 3 में से 1 घटा के नीचे लिखिए। अब क्या कीजिए कि जो एक टाइम दिया हुआ है, एक जो समय दिया हुआ है उससे गुणा कर दीजिए, तो हमारा दूसरा वाला जो है टाइम मिल जाता है। ऐसा कभी भी क्वेश्चन दे साधारण ब्याज में कि साधारण ब्याज में 8 वर्ष में कोई 3 गुना हो जाए और कितने वर्ष में 5 गुना होगा, तो क्या करेंगे, तो जो भी नीचे घटा रहा है यानी 5 गुना है ना, तो 5 को ऊपर लिख के 1 घटा देंगे। अब 3 को नीचे लिख के 1 घटा देंगे, अब गुणा किससे कर देंगे, चूंकि एक टाइम दिया रहेगा, एक पूछा रहेगा, तो पहले का वाले टाइम से गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 5 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 4, और नीचे 3 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 2, और यहाँ पे 8 है, काटिए तो 2 दूनी 4 और 8 गुना कितना हो जाएगा 16, तो 8 गुना 16 यानी 8, ये जो दूसरा टाइम मुझे पूछ रहा था वो कितना हो जाएगा 16 वर्ष हो जाएगा। अब क्वेश्चन बन गया नहीं, 8 वर्ष में 3 गुना होता है तो 16 वर्ष में 5 गुना हो जाएगा। साधारण ब्याज के केस में ऐसा रहेगा, साधारण ब्याज सेम होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेंगे उस समानांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज कैसे बनेगा, तो समानांतर चतुर्भुज तो कैसे ही बनेगा, मतलब समान अंतर, इन दोनों भुजाओं का कितना भी बढ़ाएंगे तो इसके बीच में समान अंतर होना चाहिए, तो वही होता है समानांतर चतुर्भुज। अब कह रहा है इसका नाम दीजिए A B C और D। तो चूंकि पूरे का जो क्षेत्रफल है वो तो है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन कह रहा है कि अब इसमें एक त्रिभुज बनेगा, कौन सा, तो BCD, यानी कि इतना त्रिभुज। तो क्योंकि त्रिभुज बनाना है तो तीन भुजा होना चाहिए, तो यहाँ से विकर्ण खींचेंगे यहाँ पे।
अब देखिए कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। पूरे का क्षेत्रफल तो दे दिया है 25, लेकिन अब आधा क्षेत्रफल का पूछ रहा है कि आधा क्षेत्रफल जो होगा उसका मान कितना होगा। क्योंकि कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी चतुर्भुज हो, जब उसको कोई भी चतुर्भुज हो चाहे आयत हो, क्योंकि आयत को ही बेंड करके बनाया गया है, तो जब विकर्ण खींचते हैं आयत में चाहे समानांतर चतुर्भुज में, तो 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो पूरे भाग का मान अगर 25 है तो आधे भाग का मान क्या होगा, तो 25/2 हो जाएगा। 25/2 तो ये हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि अगर हम विकर्ण खींच दिए हैं इस तरीके से, तो ये 2 बराबर भागों में बांट दिया है चतुर्भुज को, ठीक है। तो यानी कि एक त्रिभुज यहाँ बन गया, एक त्रिभुज यहाँ बन गया। पूरे का मान अगर दे दिया है 25, तो आधे का मान कितना होगा, 25 का आधा, तो 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10 रुपया ज़्यादा है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर दिया है। तो जब भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर दे और मूलधन पूछे, तो मूलधन का जो फॉर्मूला होता है इस केस में, मूलधन बराबर क्या होता है, तो पहले लिखेंगे अंतर, ब्रैकेट में ऊपर लिखेंगे 100, नीचे लिखेंगे r, पार कर देंगे n। अंतर जितना दिया रहेगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में, वहाँ उसको लिखेंगे, ऊपर क्या लिखेंगे 100, नीचे क्या लिखेंगे r। r क्या होता है, तो दर होता है, दर प्रतिशत को r से डिनोट करते हैं, और जितना भी समय दिया रहेगा उसको ऊपर लिख देंगे। तो देखिए निकाल देंगे आराम से। अंतर कितना दिया है, तो 10 रुपये। ऊपर क्या लिखेंगे, तो 100, नीचे जो कि प्रतिशत दर कितना दे रखा है, तो 5%, और समय दे रखा है 2 वर्ष, तो हम 2 से क्या करेंगे, पावर लगा देंगे। अब देखिए ये हो गया 10, और 100 का स्क्वायर कितना होता है, 100 गुणे 100, 100 गुणे 100, और 5 का स्क्वायर तो 5 गुणे 5, तो 5 बचे 25, अब 25 चौको कितना होता है 100, 25 चौको होता है 100। अब 4 लिखिए और देख लीजिए कितने जीरो, 1 2 3, यानी 3 जीरो बढ़ा दीजिए, तो ये हमारा 4000 क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। 4000 क्या हो जाएगा, मूलधन। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर दिया हो और मूलधन पूछ ले, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अंतर गुणे 100/r का स्क्वायर कर दो, 100/r की पावर n, यानी कि अगर 2 वर्ष है तो स्क्वायर, 3 वर्ष है तो 3 लिखेंगे, 4 वर्ष है तो 4 लिखेंगे। इस तरीके से आपका मूलधन जो है कि बड़े आसानी से आ जाएगा। क्या करें कि एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिका मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% फिर छूट दे देता है, तो कुल लाभ या हानि। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दे कि कोई भी ग्राहक, कोई भी दुकानदार अपने सामान को पहले 25% बढ़ाता है, फिर 25% कम करता है, 10% बढ़ाया है, फिर 10% कम किया है, 15% बढ़ाया सामान को, फिर 15% कम कर दिया है, तो इस केस में हमेशा हानि होती है। और चूँकि सेम डाटा है तो हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो देखिए कह रहा है कि पहले 25% बढ़ाया है, सीपी जो होता है वो हमेशा 100% होता है, सीपी क्या होता है, हमेशा 100% होता है। अगर आप पहले 25% बढ़ाया है, अब फिर से 25% क्या कर दिया है, घटा दिया है, तो इस केस में हमेशा हानि होती है। और हानि कितने की होती है, तो याद रखिए ये डाटा जो है कि सेम रहेगा तभी ये काम करेगा। डाटा सेम है क्योंकि 25% पहले बढ़ाया है, फिर 25% घटाया है, तो जो हानि होगी क्या लिखेंगे, तो यही लिखेंगे 25 का स्क्वायर, आप बटे में लिखेंगे 100, यानी जितना बढ़ाया घटाया है उसी का स्क्वायर कर देंगे और नीचे लिख देंगे 100, 100 से भाग देंगे। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 625, और नीचे भाग देंगे किससे, 100 से। तो 2 जीरो से भाग दे, जब 2 जीरो से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो दशमलव जो होता है 2 अंक के बाद लग जाता है, तो 1 दशमलव यहाँ, 1 दशमलव यहाँ, यानी 2 जीरो के लिए दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। 6.25 हमारा आंसर हो जाएगा, 6.25 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इतना प्रतिशत यानी कि 6.25% जो है कि हमारा हानि हुआ है। जब भी ऐसा सिचुएशन दे कि किसी भी संख्या पे 10% बढ़ाया है फिर 10% घटाया है, क्योंकि आप 100 रुपया में 10% बढ़ाएंगे तो 110% हो जाएगा, लेकिन फिर अब इसमें 10% का छूट देंगे तो रहेगी 1 रुपया जरूर आपका कम हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हमेशा ऐसा करता है,
कि 10% बढ़ाया है और फिर 10% घटाया है, तो इस केस में कितना हानि हुआ? तो देखिए 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100, भाग देंगे इससे, यानी कि 1% की हानि हो जाएगी। और वही कहता है कि अगर 20% बढ़ाया है और फिर 20% घटाया है, तो इस केस में है क्या होगा? तो 20 गुणे 20 यानी 20 का स्क्वायर और भाग देंगे 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, आंसर आ गया कितना? 4। तो इस तरीके से कोई भी संख्या बढ़ाए उसी संख्या को घटाए तो उसी का स्क्वायर हो जाता है और नीचे 100 हो जाता है, वही हमारा हानि प्रतिशत निकलता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।